आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान जो राजस्थान की राजनीति में दिग्गज नेता माने जाते हैं। 24 साल से ज्यादा मंत्री पद पर रहने का उनको अनुभव है। 42 साल पहले वो पहली बार मंत्री बने थे। 6 बार के विधायक हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी से। नमस्कार कल्ला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में आने के लिए। कल्ला साहब, चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, चुनाव आने वाले हैं और इस बार राजस्थान में रिवाज तोड़कर सरकार रिपीट करने के दावे किए जा रहे हैं। एक सीनियर लीडर होने के नाते आपको क्या लगता है कि जनता इस बार कांग्रेस को वोट क्यों देगी, सरकार रिपीट क्यों होगी? देखिए, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, खास तौर से सबसे पहले तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 5 साल के जो बजट दिए वो बजट राहत, बचत और विकास के बजट थे जी। अभी हाल ही की घटनाओं को यदि आप देखें तो उन्होंने जो 10 गारंटियां दी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट जिसके पास कुआं है उसको फ्री। अब 2000 यूनिट का मतलब ये होता है कि 12 महीने में 24,000 यूनिट बिजली फ्री, लगभग 2 लाख की सब्सिडी एक कुएं पर। फिर सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपये की पेंशन और उसमें हर वर्ष 15% की वृद्धि। चौथी गारंटी ये कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में दवाई फ्री, जांच फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। उसके बाद दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का। देन अन्नपूर्णा योजना में जो लोग अब तक केवल गेहूं प्राप्त कर रहे थे उनको दाल, चीनी, तेल, मिर्च मसाले ये सब निःशुल्क। और उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना और मनरेगा, इन दोनों योजनाओं में 100 दिन की रोजगार लोगों को मिल रहा था। अब वहाँ पे 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। और जो व्यक्ति 2 गाय या 2 भैंस रखता है तो बिना प्रीमियम चुकाए हुए 40 हज़ार का बीमा। ये जो 10 गारंटियां दी गई है, इन 10 गारंटियों से लोगों में विश्वास जगा है। एंटी इनकम्बेंसी आज है तो केंद्र सरकार के खिलाफ है। हमारी सरकार के प्रति लोगों की सिंपैथी है कि सरकार ने कोविड में इतना शानदार काम किया, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी और 15,000 लीटर पानी अभी निःशुल्क मिल रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं इससे पहले भी दी हैं, उसका लाभ लोगों को मिला है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू करे, इसलिए सरकार रिपीट होगी। तो बचत, राहत और बढ़त, आपका मानना है कि इसकी वजह से सरकार रिपीट होगी, जनता कांग्रेस को दोबारा से वोट देगी। तो सरकार के बाद हम आपके विभाग की बात करते हैं। एक बार सीएम साहब ने मंच पर बोला था कि यहाँ मेरा कोई भी मंत्री हो वो शिक्षा विभाग नहीं लेना चाहता, लेकिन आप तो जितनी बार भी जीतने हैं हर बार आपको शिक्षा विभाग मिला है। और एक जनरल परसेप्शन है कि चुनाव में जो वोटर है वो हमेशा शिक्षा मंत्री के खिलाफ ही होता है। आपको क्या लगता है? मैं मंत्री रहते हुए कभी चुनाव नहीं आ रहा। देखिए, मैं 80 में पहले बार एमएलए बना, 81 में सबसे पहले मुझे डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया, 82 में मुझे प्रमोट करके और शिक्षा राज्य मंत्री बनाया। उसके बाद में 85 का इलेक्शन जीता, 85 के इलेक्शन के बाद में चीफ व्हिप बना और उसके बाद में मैं शिक्षा मंत्री बना। 90 का चुनाव मैंने जीता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं आई थी। मैंने चुनाव जीता तो मैं 3 बार एमएलए रहा, चौथा चुनाव में हार गया। फिर 5वें चुनाव में मैं शिक्षा विभाग का मंत्री था, चुनाव जीता। तो मैं मंत्री रहते हुए कभी चुनाव नहीं हारा हूँ। 2 चुनाव पिछले इसलिए हार गया था कि मेरे यहाँ जो डिलिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत परिसीमन हुआ जी, उसमें जहाँ मैं 20-25 हज़ार वोटों से जीतता था उसको निकाल कर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला दिया। और जहाँ 80,000 से ऊपर वोटों से बीजेपी जीतती थी लगातार कई वर्षों से, वो एरिया मेरे साथ जोड़ दिया। और फिर मेरे बहनोई स्वर्गीय गोपाल जी जोशी जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के एमएलए रहे हुए थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, उनको मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो इसके कारण से तिबरिये लग गए और मैं पिछला 2 इलेक्शन हार गया। लेकिन फिर उसके बाद पिछला इलेक्शन जो था, मैंने लोगों से कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव
जीतने के लिए लड़ना चाहता हूँ, हारने के लिए नहीं। तो लोगों ने कहा नहीं, इस बार आपको चुनाव तो पहली लिस्ट में आपका नाम भी नहीं था? हाँ, नहीं था। और मैंने भी कह दिया था जिसको चुनाव में टिकट मिलेगा उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन फिर पार्टी ने गंभीरता से विचार करके और मेरे को टिकट दिया और मैं बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से जीत के आया। और आप देख रहे हो इन 5 सालों में हमने काफ़ी जनता का, राजस्थान का भी काम किया है। इस बार 2 गवर्नमेंट कॉलेज, डूंगर कॉलेज और MS कॉलेज पता नहीं कब खुले थे, लेकिन इस बार 2 गवर्नमेंट के कॉलेज मैंने मुरलीधर व्यास नगर और एक गंगा शहर और बीना शहर में जवाहर स्कूल के पीछे के स्थान पर हमने बनाए। डेयरी साइंस कॉलेज बीकानेर में बहुत पहले खुल जाना चाहिए था, हमारे यहाँ दूध सबसे ज़्यादा होता है, वो हमने मंजूर कराया। आयुर्वेद का कॉलेज मंजूर कराया, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज मंजूर कराया। और रेलवे फाटकों की समस्या का रानी बाजार हो अथवा पुरानी गजनेर रोड हो अथवा चौखूंटी हो, इन सब पे हमने रोड ओवर ब्रिज बनवाए थे। हमने जो मांगा हमको मिला और बीकानेर की जनता ने जो मांग की हमने अपने विधायक कोटे से अथवा UIT, नगर निगम जरूर हमारी वहाँ पे BJP का है, तो लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से हमने काम में कोई और कसर नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज बीकानेर का चहुमुखी विकास हुआ है। ऐसे अनेक काम हमने बीकानेर में किए हैं और मैं समझता हूं कि इससे बीकानेर की जनता में ये लगा है कि जो 10 साल में काम नहीं किया BJP ने, वो काम इस बार मैंने अपना एक फर्ज समझकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आप अपने कामों के दम पर, उस पर आपको विश्वास है कि जनता आपको दोबारा चुनेगी? जैसे दोबारा से आपके विभाग पर आते हैं। आपके विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आपने महंगाई राहत कैंप का जिक्र किया, तो सरकार ने महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता को राहत देने की कोशिश की है, प्रयास किया है। आप तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले कब करके उनको राहत देंगे? तृतीय श्रेणी अध्यापकों के बारे में एक पॉलिसी बनाकर हमने राज्य सरकार के DOP डिपार्टमेंट को दे दी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा कि आप अलग अलग राज्यों में इस संबंध में क्या नीति बनी हुई है उसका अध्ययन करके सुझाव दो, तो वो हम सुझाव उनको शीघ्र प्रस्तुत कर देंगे। अभी तो आप जानते हैं कि पूरे राज्य में सभी विभागों के स्थानांतरण के ऊपर रोक लगी हुई है और चुनाव भी बहुत नज़दीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करे, उसमें ये आश्वासन देने की हम कोशिश करेंगे कि नीति बना करके तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राहत दी जाएगी। और इससे पहले यदि मतलब चुनाव आचार संहिता देरी से लगती है और हम लोग ये बना के दे देते हैं, ट्रांसफर खुल जाते हैं, तो यहाँ पर भी राहत देने की हमारी पूरी तैयारी है। BD कल्ला साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में बात कर रहे हैं हम शिक्षा मंत्री BD कल्ला जी से। कल्ला साहब, CM की तरफ से जो मिशन 2030 में सुझाव मांगे जा रहे हैं लोगों से, उसमें कमोबेश सभी विभागों से ये निकल के आ रहा है कि बेसिक इंफ्रा और सेटअप अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इसमें भर्तियों का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। देखिए, मिशन 2030 में हम लोग एक तो निबंध प्रतियोगिता करके हमारे विद्यार्थियों से, विषय विशेषज्ञों से और तमाम नागरिकों से शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, कैसे पाठ्यक्रम बनना चाहिए, किस प्रकार से हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाएं, इसके बारे में सबसे राय ले रहे हैं। जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, शिक्षा विभाग के माध्यम से अब तक 90,000 लोगों को स्थायी नौकरी मिल चुकी है और अभी हाल ही में हमने जो रीट की परीक्षाएं ली है उसमें 19,000 से अधिक बच्चों को हम जिले आवंटित कर चुके हैं और अगले 10 दिन के अंदर अंदर उनकी स्कूलों में नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद L2 के रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे, हमारी कोशिश है कि आचार संहिता से पहले 48,000 लोगों को हम L1 और L2 की नौकरियां दे दें। इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी भर्ती हो रही है, उनको नियुक्तियां हो रही है। वरिष्ठ अध्यापक के रिजल्ट आ चुके हैं, उनकी भी काउंसलिंग करके नियुक्तियां होंगी। RPSC से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्याख्याता हैं, स्कूली व्याख्याता, उनका रिजल्ट आ जाएगा तो उनकी नियुक्तियां भी दे देंगे। ये नियुक्तियां जब हो जाएंगी तो करीब करीब ये समझिए कि लगभग 90,000 पुरानी और करीब करीब 90,000 से अधिक ये नई नौकरियां जो है, इसमें प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, ये सब मिलाकर के करीब करीब मैं समझता हूँ 90,000 से ऊपर नियुक्तियां शिक्षा विभाग अकेले में हो जाएगी। अभी अनुदेशक हमने
10,000 की नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति निकाली तो उसमें अवेलेबल कुछ कम हुए, लेकिन पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक जो है इनको नियुक्तियां दी गई है। ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए अभी 10,000 वैकेंसी निकाली थी, उनकी नियुक्तियां हो रही है। लगभग 1,90,000 लोगों को शिक्षा विभाग नियुक्तियां दे देगा। और इस सब के बीच में वो जो लोग जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनका क्या भविष्य है? संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो है नियम बन चुके हैं, कानून बन चुका है और बहुत शीघ्र ही डीओपी डिपार्टमेंट जो है इन लोगों को फाइनेंस के साथ मिलकर के परमानेंट करने की कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, शिक्षा विभाग के लिए से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और जिस सुधार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारे यहाँ राजस्थान में ये कब तक लागू हो जाएगी और आप किन चीज़ों को क्या चुनौतियां मानते हैं इसके लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 वर्ष पहले बन गई थी। उसके लिए हम लोगों ने इसके क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है और इसकी क्रियान्विति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये आ रही है कि केंद्रीय सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना तो दी, लेकिन आप सब जानते हैं कि बिना वित्तीय सहायता की ये स्कीमें इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आती है। केंद्रीय सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना चाहिए था वो नहीं दिया अब तक, 2 साल में एक पैसा नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण हम 1033 बाल वाटिकाएं खोल चुके हैं और इसमें हमने टीचर्स की नियुक्तियां कर दी हैं। अब सवाल इस बात का है कि कक्षा कमरों की कमी, उनके लिए प्ले स्कूल बनाना, तो ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं इसके लिए व्यापक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है और इसके लिए जब तक केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता नहीं देगी ये केवल कागजों में रह जाएगा। 2 साल तक अभी तक मतलब 1 पैसे की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सहायता नहीं देना, मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और भारत सरकार न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे राज्यों को इसमें आगे बढ़कर जब तक वित्तीय सहायता वो नहीं देंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना दुष्कर होगा। सीएम साहब अपने भाषणों में जब भी बात करते हैं तो सीएम साहब अंग्रेजी स्कूलों की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले गए हैं, आप उसको कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं? देखिए, ये बात सही है कि गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहते थे और हम निजी शिक्षण संस्थाओं से पूरा मतलब क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन रखते थे। लेकिन हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन का ढांचा और एलिमेंट्री एजुकेशन का ढांचा अच्छा होते हुए भी इसलिए कमजोर था कि हमारे बच्चे जो हैं 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ते थे। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने 3री कक्षा से अंग्रेजी शुरू कर दी थी और उसी फाइल में लिख दिया था कि 2 साल बाद हम पहली दूसरी कक्षा में इसमें भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर देंगे। क्योंकि ये पहला कदम था अशोक जी के राज का कि हमने पहली क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी। अब हमारा बच्चा कंपटीशन में आने लगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपैरेटिवली ऑल इंडिया कंपटीशन में कमजोर रहते थे। लेकिन सवाल इस बात का था कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकारी होंगे तब जाकर के जो गरीब व्यक्ति है जो 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए फीस सालाना नहीं दे सकता, उनको निःशुल्क शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में कैसे मिले। इसलिए ये कंसेप्ट हमारे मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आया और उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। आपको जानकर खुशी होगी कि आज राजस्थान में 3200 स्कूल ये खुल चुके हैं और 800 की और तैयारी है हमारी। इन स्कूलों का प्रभाव देखिए, आपके जयपुर के विद्याधर नगर में 30 सीटों के लिए 2600 एप्लीकेशन आई और लॉटरी से 30 व्यक्तियों का उसमें एडमिशन हुआ। उसमें ना तो मेरी सिफारिश चली ना और किसी की सिफारिश चली, लॉटरी की सिफारिश हुई और लॉटरी से उन बच्चों के एडमिशन हुए और लोगों ने बहुत सराहा। तो ये एक मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने स्कूलों में एडमिशन किए और इसकी मांग इतनी आई कि आप गांव-गांव में
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले और इसका अच्छा सार्थक परिणाम अभी तो नहीं, लेकिन 10 वर्ष बाद आप देखेंगे कि हमारे गांव के लोग, गरीबों के लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आरएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे और हम कह सकेंगे कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का विकास किया। हमारी भाषा का विकास तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग है। आज वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई पोस्ट निकालते हैं, उसमें सारा वर्ल्ड अप्लाई करता है, सारे संसार के लोग उसमें एप्लीकेशन देते हैं। उसमें हमारा बच्चा यदि कंप्लीट करता है तो हमको गर्व होता है कि हमारा विद्यार्थी, हमारे प्रदेश का विद्यार्थी आज वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर रहा है, यूएनओ में काम कर रहा है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड के बच्चे सरकारी स्कूलों में तैयार होंगे तब हमें ज़्यादा खुशी होगी। खास मुलाकात में यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब से। कल्ला साहब, आप बीकानेर से आते हैं। बीकानेर की अगर बात करें तो वहाँ अभी 3 सीटों पर बीजेपी है, 3 सीट कांग्रेस के पास है और 1 सीपीआईएम के पास में है। आप इतने लंबे अनुभव के साथ आने वाले एक राजनीतिज्ञ हैं। इस बार आपको क्या लगता है, जबकि उधर राजेश्वर डूडी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बीकानेर में आप कांग्रेस का क्या देखते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रामेश्वर जी जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आए। जहाँ तक आपने राजनीतिक ये प्रश्न किया है, उसमें 7 सीटें हैं हमारे यहाँ। तो जो गारंटियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, ये 7 विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के लागू हुई है। उसका असर गाँव में है। हमारे यहाँ डूंगरगढ़ है, तो डूंगरगढ़ में जो हमारे कुएँ हैं, उन कुएँ वालों को 2-2 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जो भी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं वो राजी हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने हमारा काम किया है। हमारे जो टिकट जो बटेंगे वो सर्वे के आधार पे बटेंगे और पार्टी अच्छी तरीके से सर्वे करके विनिंग कैंडिडेट को टिकट देगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 7 सीटें बीकानेर की आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है वो बिना भेदभाव के दिया है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके। तो बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीकानेर क्षेत्र में बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी सीएम साहब से मुलाकात करके आए हैं। बीजेपी में उनकी जो घर वापसी है उस पर अर्जुन राम मेघवाल ताला लगा के बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, देवी सिंह भाटी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? लेकिन ये बात निश्चित है कि चाहे वे मतलब बीजेपी के नेता रहे हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मेरी जानकारी में ये पूरी घटना नहीं है। वो किसी जैसे अभी बरसात नहीं हुई थी, क्योंकि प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम के लिए भी मिल सकते हैं क्या, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। राजनीतिक मायने? हाँ, नहीं राजनीतिक मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई समाचार नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी में जिस तरह गुटबाजी है उसको लेकर के हो सकता है। बीजेपी में गुटबाजी है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये वहाँ पर 6 व्यक्ति जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। हमारे यहाँ तो आप देख रहे हो कि अभी पार्टी में सब लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कल्ला साहब, आपके जब सब लोग कहते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है, लेकिन ये जो गुटबाजी जो टसल है ये आपके नेताओं में साफ नजर आती है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी जी ने अभी जिस तरीके से संदेश दिया है कि सब मिलकर लड़ो, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपको ये सिद्ध कर देंगे कि कांग्रेस एक है और बीजेपी में जो है आपस में द्वंद्व है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, तो पार्टी की बात छोड़िए, हम आपके विभाग की बात करते हैं। आपके शिक्षा विभाग में आपके जो राज्य मंत्री हैं जाहिदा खान, क्या आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है। उसका कारण ये है कि जिस समय वो राज्य मंत्री बनी तो उनको हमने अलग से काम दे रखा है। समग्र शिक्षा जिसको समसा बोलते हैं, उसका काम वो इंडिपेंडेंटली देख रही हैं। मैं अपना काम इंडिपेंडेंटली देख रहा हूँ। बाकी कुछ फाइलें जो हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट की, उनके थ्रू हमारे पास आती हैं, लेकिन कहीं किसी बात को लेकर 0.01% भी विवाद नहीं है। और मैं बल्कि वक्तन वक्तन उनको काम मेरे से जो सीखना चाहती है सिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैंने इनके पिताजी जो थे उनके साथ
काम किया हुआ। हम लोग कैबिनेट में, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो हेल्थ मिनिस्टर रहे, हमारे अन्य विभागों के मंत्री थे, बहुत समझदार सुलझे हुए थे। उनका एक किस्सा बताता हूँ। लूणकरणसर में बादल फट गया था, बाढ़ आई, हम लोग गए तो एक गांव में कम से कम 13 फुट पानी चढ़ा हुआ था। तो हम एक मंदिर के ऊपर खड़े थे और देख रहे थे, तो मेरा हाथ पकड़ के खींचा, क्या डूबना है क्या, देख लिया बस चलो जल्दी से। मैंने कहा मेरे को तैरना आता है? कि नहीं तैरना आता है तो मेरे को नहीं आता, तुम निकलो यहाँ से। तो बहुत बड़े भाई की तरह थे। तो हमारी तो वो भतीजी हैं, उनमें कोई टसल का सवाल ही नहीं है। कल्ला साहब, एक चीज़ और बड़ी चर्चा में रही है आपकी, अभी चुनावों से ठीक 6 महीने पहले आपने अपना सरकारी बंगला है वो खाली कर दिया था। अब जानना चाहते हैं कि ये कोई टोटका था या कोई मैसेज देना चाहते थे, कोई संदेश टाइप था क्या आखिरकार? आपने वो बंगला खाली क्यों किया? देखिए, बंगला इसलिए खाली किया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी से, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनसे केंद्रीय सरकार ने बंगला, हमने प्रोटेस्ट में बंगला खाली किया। और टोटका कुछ भी नहीं था। मैं तो इस बंगले में जब भी, जैसे 81 में आया, 85 का चुनाव जीता, 85 के बाद फिर मैं चीफ व्हिप और मंत्री रहा, चुनाव जीता, 90 का चुनाव भी जीता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, मैं मंत्री नहीं रहा, लेकिन चुनाव जीता था मैं, तीनों चुनाव लगातार जीता। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट नहीं आने के कारण ज्योति नगर में शिफ्ट हुआ। तो टोटकेबाजी कुछ भी नहीं थी। मकान बहुत शुद्ध है। मैंने इसमें बील पत्र लगा रखे हैं, कई तरीके के पेड़ लगा रखे हैं। हमारे यहाँ हर नवरात्रि में अखंड रामायण होता है, सावन में रुद्राभिषेक रोज होता है। तो बंगला तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोटेस्ट में हमने ये बताने की कोशिश की कि लोग हारने के बाद में भी बंगला खाली नहीं करते हैं। मैंने मंत्री रहते हुए बंगला खाली किया है, क्योंकि हमारे नेता से अलोकतांत्रिक तरीके से मकान खाली किया। अब तो वापस आ गए हैं। हाँ, वापस आएंगे तो आप भी आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं। जब आपने देखा होगा कि शुरू में जो है, मैं वहाँ पर बंगला जब तक अलॉट नहीं हुआ था तो मेरे लड़के के मकान में रहता था। फिर जीत कर आएंगे, फिर आएंगे सिविल लाइन्स में, क्यों नहीं आएंगे। अभी जब आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि जीता उम्मीदवार हो। एक आपका बयान आया था, इसी से रिलेटेड था, कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, अभी मेरी उम्र सिर्फ 73.5 साल है। तो क्या राजनीति में एक आखिरी लिमिट होनी चाहिए उम्र की? कोई उम्र सीमा होनी चाहिए? देखिए, राजनीति में वैसे तो उम्र अभी तय नहीं हुई है। जब पार्टियां तय करेगी तो निश्चित रूप से सब लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन जो सक्रिय हैं और जो विनेबल कैंडिडेट हैं, जिनके पास अनुभव है, आज आप देख रहे हो कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें स्तर जो पहले था उसमें पार्लियामेंटेरियंस की कमी हो रही है। इसलिए जब तक उसमें अनुभवी लोग नहीं होंगे, जब तक उसमें पुराने लोग नहीं होंगे, तो वो विधानसभा के कानून कायदों के बारे में और वक्तन जो मुद्दे आते हैं उसके बारे में कौन जवाब देगा। अभी हमारे यहाँ नई पीढ़ी के लोग मैं तैयार कर रहा हूँ, जब वो तैयार हो जाएंगे तो मैं खुद ही स्थान छोड़ दूंगा। लेकिन अभी इस चुनाव में तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो मेंबर ही नहीं है, और जो मेंबर हैं वो मतलब क्या पार्टी के प्रति कितने सिंसियर है, क्या ये बीकानेर की जनता जानती है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास भी मेरे जैसा अनुभव वाला व्यक्ति उनको खोजने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार तो पार्टी का भी मन है, मैं भी स्वयं जो है सक्रिय हूँ। मैं चाहूँगा कि ये चुनाव मैं लड़ूंगा और लड़कर पार्टी के लिए काम करूँगा, प्रदेश की सेवा के लिए काम करूँगा। मेरा हमेशा मेरा कर्म है सेवा, मेरा धर्म है सेवा, मेरा ईमान है सेवा, और सेवा के लिए ही मैंने इस राजनीति के क्षेत्र को अपनाया है। और मैंने कभी अपने चरित्र पर और अपने चोले पर कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगने दिया। कल्ला साहब, सक्रियता आपकी और आपका सेवा भाव भी बना रहे, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि 7वीं बार आपको बीकानेर की जनता विधानसभा में पहुंचाए। हमसे बातचीत करने के लिए, खास मुलाकात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।